नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 3 जुलाई 2024। कल किसी कारण बस वीडियो नहीं आ पाया था, जिसके कारण कल का और आज का दोनों का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है दोनों को हम लोग एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। हिंडनबर्ग ने अडानी पर शॉर्ट बेट लगाने के सेबी के आरोपों का खंडन किया है। पिछले साल जो है हिंडनबर्ग के द्वारा ही जो है अडानी पे आरोप लगाया गया था, जिससे कारण अडानी के शेयर्स बहुत तेजी से गिर गए थे। ठीक है, उसी के द्वारा अभी सेबी के द्वारा जो है हिंडनबर्ग से सो कॉल्ड नोटिस भेजा गया है। ठीक है, तो उसी के प्रत्युत्तर में हिंडनबर्ग ने कहा है कि सेबी जो है बड़े बड़े अधिकारियों को बचाने का प्रयास करती है। तो क्या है पूरा मामला, इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है बेरोजगारी की अनदेखी, इसकी भारी चुनावी कीमत। ये बात किया जा रहा है बीजेपी के गवर्नमेंट की कि 2024 में जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद बीजेपी को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिला। तो उसका मुख्य कारण जो है राइटर के द्वारा बताया जा रहा है बेरोजगारी का बहुत तेजी से बढ़ता हुआ स्तर। इसी कारण जो है लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है देश में। उसी कारण बहुत बड़ी संख्या में जो भारत के मतदाता हैं वो बीजेपी के जो नीतियां हैं उससे संतुष्ट नहीं है। इसी कारण भारी संख्या में मतदाता जो है दूसरे पार्टियों को मतदान देने की ओर चली गई, जिसके कारण बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है, जिसको हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है अनिश्चितता की भावना, एक आपराधिक कानूनों पर तैयारी की स्थिति। 1 जुलाई से जो है 3 जो नए क्रिमिनल कानून बनाए गए हैं उसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, आईपीसी के स्थान पे भारतीय न्याय संहिता लाया गया है। उसके बाद सीआरपीसी के स्थान पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया है। वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया है। ठीक है, यही तीनों नए कानून जो है 1 जुलाई से लागू किए गए हैं। इस नए कानून में बहुत सारे प्रशिक्षण की आवश्यकता, क्योंकि बहुत सारे नियम जो चेंज हुए हैं। ठीक है, जैसे आतंकवाद को डिफाइन किया गया है, बहुत से छेड़खानी के जो छोटे छोटे मामले थे उसको सही तरीके से इन तीनों कानून में डिफाइन किया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जितने भी एविडेंस थे उनको भी एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो बहुत स्थानों पे जो है पुलिस को एक सही प्रशिक्षण की आवश्यकता है, सही तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी की आवश्यकता है। इसके लिए जो है वर्तमान समय में जो अभी तुरंत ही जो लागू किया गया है ये तीनों कानून कहीं ना कहीं जल्दबाजी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में जो जो मेन चेंजेज आए हैं इन तीनों कानून को हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है 16वें वित्त आयोग के एजेंडा क्या क्या है। मेनली यहाँ पे समस्या जो हो रही है 16वें वित्त आयोग को जनगणना की, क्योंकि जनगणना का जल्द से जल्द जो है कराना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जनगणना के बिना जो है सही तरीके से आकलन नहीं हो पाता है, किस किस क्षेत्र में समस्याएं हैं, किस किस राज्यों के प्रतिनिधित्व में समस्याएं हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल में मेनली जो है राइटर के द्वारा कहा गया है कि जो जनगणना की समस्या है उसको जल्द से जल्द समाधान किया जाए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आज शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे हिंडनबर्ग, अडानी और सेबी के बीच में क्या मामले हैं। ठीक है, तो पिछले साल जनवरी में अडानी का साम्राज्य हिलाने वाले अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च फिर से चर्चा में है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी को भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से नोटिस भेजा गया। सेबी ने हिंडनबर्ग को 46 पन्नों का नोटिस भेजते हुए उसे कटघरे में खड़ा किया है। ठीक है, तो सेबी ने हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस भेजा है। पिछले साल जनवरी में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, अपनी रिपोर्ट में उसने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे। ठीक है, देख सकते हैं स्टॉक मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग, इसे संबंधित बहुत से आरोप लगाए गए थे अडानी ग्रुप पर पिछले साल हिंडनबर्ग के द्वारा। अब सेबी ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर को नोटिस भेजा है। ठीक है, तो मामला यही नहीं खत्म होता है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में कोटक बैंक का भी नाम सामने आया है। मीडिया में चल रही रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग ने कहा है कि कोटक बैंक ने एक ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर बनाया और इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हिंडनबर्ग के इन्वेस्टर पार्टनर ने अडानी ग्रुप के खिलाफ बेट लगाने के लिए किया। ठीक है, जिससे कि अगर 5 लोग हैं, अगर हम ही लोग वेट लगाते हैं तो ज्यादा प्राइस नहीं उठेगा। ठीक है, तो शॉर्ट सेलर ने कहा कि उनके इन्वेस्टर रिलेशनशिप के जरिए 41 लाख डॉलर का रेवेन्यू कमाए और अडानी के अमेरिकी बॉन्ड पर अपनी शॉर्ट पोजीशन से केवल
$31,000 कमाए और कंपनी ने इन्वेस्टर का नाम भी नहीं बताया। तो हिंडनबर्ग ने कहा कि सेबी का कारण बताओ नोटिस जो है वो कंपनी को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। हिंडनबर्ग के द्वारा ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि सेबी का कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में तथ्यों को गलत ढंग से पेश किया गया है और इसका मकसद लोगों को गुमराह करना है। वहीं हिंडनबर्ग ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमें लगता है कि सेबी ने अपने जिम्मेदारी को नजरअंदाज किया है और ऐसा लगता है कि वह प्रभावित निवेशकों के हित को बचाने के बजाय धोखाधड़ी करने वाले को बचाने में लगा हुआ है। तो सेबी ने अडानी एंटरप्राइजेज और कोटक ने इस मामले में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन हिंडनबर्ग के खुलासे से उसका काम करने का तरीका भी सामने आ चुका है, ठीक है, कि किस तरह से खुद ही 4-5 कंपनियों को एस्टेब्लिश करके और किसी बड़ी कंपनी का जो शेयर होल्डिंग होता है उसके प्राइस को कम कर जाता है, बोली को कम कर दिया जाता है, बीडिंग को, ठीक है। तो हिंडनबर्ग ने बताया कि कोटक बैंक भारत के सबसे बड़े बैंक और ब्रोकरेज फर्मों में से एक है जिसका इस्तेमाल करके अडानी के शेयर को शॉर्ट किया, ठीक है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सेबी ने बिजनेसमैन को जांच के दायरे से आने से बचाने के लिए कोटक का नाम छुपाया था, ठीक है। तो सेबी ने कोटक ग्रुप के किसी भी सदस्य का जिक्र इसलिए नहीं किया ताकि किसी दूसरे शक्तिशाली भारतीय बिजनेसमैन को जांच से बचाया जा सके। तो सेबी के नोटिस से इस मामले में नया मोड़ आ गया है। पिछले साल हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के बारे में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ग्रुप पर कई गंभीर लेन देन के आरोप लगाया था। तो अडानी ग्रुप ने इस आरोप का खंडन किया था, लेकिन इससे ग्रुप के मार्केट कैप में $150 अरब की गिरावट आई, ठीक है। हालांकि अब अडानी ग्रुप ने काफी हद तक इस नुकसान का भरपाई कर लिया, अब उसके शेयर्स के दाम फिर से उठ गए हैं, ठीक है। लेकिन उस समय अचानक से डाउनफॉल जो हो गया था तो अडानी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा मामला हिंडनबर्ग, अडानी और कोटक बैंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसे मेनली कहा जाता है ग्लोजिंग ओवर अनएम्प्लॉयमेंट इट्स हाई इलेक्टोरल प्राइस, मतलब कि बेरोजगारी को जो नजरअंदाज किया गया था बीजेपी या फिर रूलिंग पार्टी के द्वारा, उसका परिणाम यही देखने को मिला। इस बार 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है बीजेपी को पसंद नहीं किए, उनका समर्थन नहीं किया, इसी कारण जो है उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। वही बात इस आर्टिकल में किया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अगले 5 वर्षों में 25 मिलियन से अधिक नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता है, ठीक है, 2 करोड़, ये ध्यान रखिएगा, नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता है ताकि देश में वर्तमान में बेरोजगार सभी लोगों को रोजगार मिल सके। नरेंद्र मोदी सरकार ने दावा किया है कि जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले साल 8% की प्रभावशाली गति से बढ़ी है, लेकिन अगर यह दावा सच भी है तो भी भारत में मौजूदा बेरोजगारी को देखते हुए इसने पर्याप्त संख्या में उपयुक्त नौकरियां पैदा नहीं की है, क्लियर कहा जाता है, ठीक है। मोदी जी के सिर्फ दावे से काम नहीं चलेगा। तो नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 2021 में 4.2% से घटकर 2023 में 3.1% हो सकती है, लेकिन यह 8% की तीव्र जीडीपी विकास दर के अनुरूप नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि 2024 के आम चुनाव के नतीजे में देखा गया है कि यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस झटके की कीमत जो है चुकाई है 18वीं लोकसभा के चुनाव में, ठीक है। तो इस प्रकार संसद में अपना बहुमत खो दिया और उसे विपरीत आर्थिक विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। यही बात मैं शुरुआत में भी बोला था, ठीक है। और इसके कारण जो है इनकम गैप में और ज्यादा वृद्धि हुई, ठीक है। पिछले 2 दशक में संपन्न और वंचित वर्गों के बीच जो है गैप में और ज्यादा वृद्धि हुई। भारत की लगभग 1% आबादी के पास अब देश की 40% संपत्ति है। यह किसी भी लोकतांत्रिक आबादी और राज्य के लिए भयावह है अगर राष्ट्र की स्थिरता चाहिए तो, ठीक है। तो वास्तव में चुनावी नतीजों ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए जिसे सरकारी विशेषज्ञों ने समाचार मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और ये जो आंकड़े हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में भारत में बेरोजगार है, 2.5 करोड़ से ज्यादा, तो इसका सच्चाई यह नहीं दिखता है कि भारत जो है दुनिया का सबसे तेजी से विकास करता हुआ अर्थव्यवस्था है। अगर तेजी से विकास होगा तो वहां रोजगार भी सृजन होगा। तो यहाँ पे वही बात कहा जाता है कि इसके विपरीत मतदाताओं में इस दावे को मानने वाले बहुत कम लोग हैं और उसकी पुष्टि अब लोकसभा के भाजपा के सांसदों के बीच स्ट्रेंथ में आई तेज गिरावट से देखी जा सकती है। यह गिरावट वास्तव में पार्टी के लिए विनाशकारी है, जिससे अब एक राज्य क्षेत्रीय पार्टी पर निर्भर होना पड़ रहा है, ठीक है। तो भाजपा सरकार के आर्थिक प्रबंधन में सुधार की जरूरत है,
लेकिन हाल ही में कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति की घोषणा ने इस उम्मीद को फिर से धाराशायी कर दिया। फिर से देखा जा रहा है कि बीजेपी में जो कैबिनेट में जो मुख्य पद हैं वो पुराने नेताओं को ही मिले हैं, जो कहीं ना कहीं फिर से 2014 की स्थिति को दर्शाता है। तो नई रणनीति की आवश्यकता है। यहाँ पे राइटर के द्वारा क्लियर कहा जाता है कि अब रूलिंग पार्टी को अपने रणनीति में बदलाव की आवश्यकता है। पिछले दशक के दौरान सरकार के अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आर्थिक विकास को गति देने के लिए अक्सर अगली पीढ़ी के सुधार का आह्वान किया है। यह देखना अभी भी बाकी है कि क्या यह संभव है, क्योंकि भाजपा संसद में अपना बहुमत खो चुकी है और उनके सहयोगियों के पास भाजपा जैसा आर्थिक दृष्टिकोण नहीं है। ठीक है। इसके अलावा कृषि में 92% नौकरियां असंगठित क्षेत्रों में है। उद्योग और सेवाओं में सृजित नौकरियों में से 73% छोटे और मध्यम अनौपचारिक वर्ग में है। सरकारी और औपचारिक निजी क्षेत्र में नौकरियों का हिस्सा मात्र 27% है। देख सकते हैं, मात्र 27% नौकरियां जो है सरकारी या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो इस प्रकार भारत को अब एक नई दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति की आवश्यकता है। एक कठिन काम, क्योंकि भाजपा के पास संसद में एकजुट बहुमत नहीं है और उसके पास संबंधित मंत्रियों से खुलकर बात करने के लिए कोई भी अर्थशास्त्री भी नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ये कठिन काम है, जो एक खास के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए, लगातार रोजगार के सृजन के लिए जो है सही तरीके से रणनीति बनाने की आवश्यकता है भाजपा को। ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें क्लियर कहा गया है राइटर के द्वारा कि जो सही तरीके से आर्थिक रणनीतियां नहीं बनाई गई बीजेपी के द्वारा, जिसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला 18वीं लोकसभा के चुनाव में, जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और अगर फिर से जो है रोजगार में सृजन सही तरीके से नहीं होता है या फिर जो महंगाई है वो कम नहीं होता है, तो आने वाले समय में और स्थितियां खराब हो सकती है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें जो है 3 नए कानून जो लागू किए गए हैं, उसमें बहुत सारी समस्याओं के साथ साथ 1 जुलाई से जो ये 3 कानून लागू किए हैं, वहां पे जो कानून से जुड़े डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे बहुत सही तरीके से प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ठीक है। प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है, खास के इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हो गया, पुलिस को सही तरीके से नए कानून के बारे में अवगत कराना, न्यायालय में सभी वकीलों को सही तरीके से अवगत कराना, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं और इस व्यापक आशंका के बीच पुलिस और न्यायिक व्यवस्था अभी इनके लागू होने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस स्टेशन कर्मियों को कुछ प्रासंगिक प्रशिक्षण, यहाँ वहाँ कुछ कार्यशालाएं और अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम को अपग्रेड करने की रिपोर्ट को छोड़कर जो इलेक्ट्रॉनिक के रूप में शिकायत दर्ज करने में आसानी होगी। वहीं पुलिस के उच्च और निचले स्तर के बीच भी तैयारी सटीक स्तर से अज्ञात है। बहुत जगह जो है अभी नए कानून के बारे में अनभिज्ञता देखी जा रही, जानकारी कम है। ठीक है। इसलिए प्रशिक्षण की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 14 दिन 15 दिन का ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, जिससे कि नए कानून से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सही तरीके से कार्य करने में सक्षम हो सके। तो इससे पहले सरकार ने 1 जुलाई को वह दिन तय किया था जिस दिन 3 कानून लागू होंगे। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह मतलब कि सीआरपीसी की जगह जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है। मतलब कि पहले जो था इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसी को अब हिंदी में लिख दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है। तो अनिश्चितता की भावनाएं क्यों हैं? तो ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि उन्हें लागू करना है और पुलिस, अदालतों और वकीलों को कठिन बदलाव की ओर बढ़ने देना बेहतर है, बजाय इसके लिए कि उस समय का इंतजार किया जाए जब आपराधिक कानून के प्रशासन में शामिल सभी लोगों को गति दिया। मतलब कि यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार ने बस ठान लिया है कि पहले मुझे कानून लागू करना है, उसके बाद देखा जाएगा, जहां जरूरत है वहां प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसा होता कि पहले इन डिपार्टमेंट्स को सही जानकारी दे दी जाती इन कानून के बारे में, उसके बाद लागू किया जाता, ऐसा राइटर का सुझाव है। ठीक है। तो संभावित असमंजस की यह शुरुआत अवधि कितनी लंबी होगी यह कोई नहीं जानता है। ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोड जो है लागू होने से पहले पुलिस और कानूनी लोग जो है उनको खुद को तैयार करने के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए, सही तरीके से प्रशिक्षण की जरूरत है। ठीक है। तो नए कानूनों के नाम ही अस्पष्ट प्रतीत होते हैं। कई लोग सवाल उठाते हैं कि नए कोड के लिए अंग्रेजी में कोई भी समानार्थी क्यों नहीं है और उन्हें अपरिचित हिंदी नाम क्यों दे दिए गए हैं, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट को सिंपल दे दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है। तो हर जगह जो हिंदी का उपयोग किया गया है उसमें बहुत से लोगों को समस्या हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो हमेशा इंग्लिश में रहता है। ठीक है।
तो 1898 के मूल कोड को 1973 में नए कोड से बदलने पर दंड प्रक्रिया संहिता के नाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था। 1898 के बहुत से कानून को 1973 में बदला गया था, लेकिन उनके मूल नाम को नहीं बदला गया था। लेकिन वर्तमान समय में सभी के सभी नाम को ही बदल दिया गया है। ठीक है, तो यह भी लगातार महसूस किया जा रहा है कि इन कानूनों पर विधानसभा में पूरी तरह से बहस भी नहीं हुई। भले भी संसद की एक अस्थायी समिति ने मसौदे पर विचार किया और कुछ बदलाव की सिफारिश की, या नागरिक समाज के साथ व्यापक रूप से चर्चा नहीं की, तो इस बात का डर बना हुआ है कि कुछ नए प्रावधान, विशेष रूप से पुलिस हिरासत से संबंधित प्रावधान, जिसका कई चरणों में लाभ उठाया जा सकता है, नागरिकों के नुकसान के लिए पुलिस को बहुत अधिक सशक्त बना देगा। ठीक है, तो वर्तमान विशेष अदालत विरोधी कानून के अलावा सामान्य दंड कानून में आतंकवाद को अपराध के रूप में शामिल करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और केंद्र की घोषणा की कि राज्य अपने स्वयं के संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ऐसे संशोधनों को राष्ट्रपति की जल्दी स्वीकृति मिल जाएगी। ठीक है, राज्य जब खुद से संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है, फिर भी जो है राष्ट्रपति का परमिशन मिलेगा इतना जल्दी कि नहीं, ये भी एक सवाल उठाता है। ठीक है, तो कुछ प्रक्रियागत सुधार, जैसे कि क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना एफआईआर दर्ज कराना तथा तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी शुरू करना स्वागत योग्य पहल है, लेकिन इन नए कानून के समग्र प्रभाव के बारे में अभी भी अनिश्चितताओं की अस्पष्टता बाकी है। ठीक है, तो यही पूरा का पूरा आर्टिकल है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मुख्य एजेंडा क्या है 16वें फाइनेंस कमीशन का। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के द्वारा स्थापित किया जाता है, जो कि भारतीय संविधान में ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित 16वें वित्त आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है, जो मुख्य रूप से समेकित निधि के स्थानांतरण पर ध्यान केंद्रित करता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय निकायों को संघीय प्रणाली के भीतर महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। ठीक है, इन संशोधनों ने उपखंड 280(3) बी, बी और सी पेश किया, जो फाइनेंस कमीशन को पंचायतों और नगर पालिकाओं का समर्थन करने के लिए राज्य समेकित निधि को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 280(3) जब लाया गया तब स्थानीय स्तर पे और ज्यादा फाइनेंस कमीशन का विस्तृत किया गया। ठीक है, पंचायतों और नगर पालिकाओं के समर्थन से। उसके बाद 80 के दशक के माध्यम में शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग ने शहरों को विकास के इंजन के रूप में वर्णित किया। हालांकि यह दृष्टिकोण कुछ हद तक संकीर्ण दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि शहर जो है वो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 66% और कुल सरकारी राजस्व में लगभग 90% का योगदान देता है। तो इस प्रकार शहर देश के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्थानीय क्षेत्र है। हालांकि हमारी आर्थिक सीमा बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में अभी भी अपर्याप्त है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व बैंक का अनुमान है कि अगले दशक में खास के शहरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के लिए लगभग 840 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। अगर सही तरीके से शहरों के बुनियादी ढांचे का विकास करना है तो आने वाले समय में लगभग 840 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है। कर प्रणाली के बारे में क्या कहा जाता है कि वस्तुओं एवं सेवा कर लागू होने से खास के शहरी क्षेत्र का कर राजस्व जो है वो 2012-13 में लगभग 23% से घटकर 17-18 में लगभग 9% रह गया। ठीक है, कर राजस्व भी घटा है। तो राज्यों से यूएलबी मतलब कि अर्बन लोकल बॉडीज को मिलने वाले आईजीटी बहुत ही कम है। राज्य वित्त आयोग ने 2018-19 में राज्यों के स्वयं के राजस्व का केवल 7% ही अनुशंसित किया है। ठीक है, तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आईजीटी की मात्रा बढ़ाना आवश्यक है और अर्बन लोकल बॉडीज को वित्तीय रूप से मजबूत करने के 74वें संविधान संशोधन के उद्देश्य के बावजूद पिछले 3 दशक में प्रगति कम रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात मैं शुरुआत में भी किया था कि जनगणना की काफी ज्यादा महत्ता है। तो 2021 की जनगणना के अभाव में साक्ष्य आधारित राजकोषीय स्थानांतरण के लिए 2011 के आंकड़े पर निर्भरता अपर्याप्त है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके कारण अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत से क्षेत्रों में विकास ज्यादा हो गया, तो वहां पे प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की जरूरत है संसद में। ठीक है, तो भारत में लगभग 4000 वैधानिक कस्बे और उतनी ही संख्या में जनगणना कस्बे हैं। ठीक है, तो जिसमें अनुमानित 23,000 गांव हैं जो सभी प्रभावी रूप से शहरी हैं। तो इन आंकड़ों को 16वें वित्त आयोग द्वारा शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें टियर 2 और टियर 3 शहरों में होने वाले महत्वपूर्ण प्रवास भी शामिल है। तो इस प्रकार 15वें वित्त आयोग के 9 मार्गदर्शक सिद्धांतों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। उनमें से सभी पर नहीं, बल्कि राज्यों के जीएसटी के साथ साथ संपत्ति कर संग्रह में वृद्धि, खातों का रखरखाव, प्रदूषण को कम करने के लिए संसाधन आवंटन, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन,
पेयजल आदि पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वहीं 16वें वित्त आयोग को भारत की शहरीकरण गतिशीलता पर विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी क्षेत्रों में आईजीटी का मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर, कम से कम दोगुना हो। ठीक है, तो मैकनी से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि भारत वर्तमान दरों पर शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश करना जारी रखता है तो शहरी बुनियादी ढांचा कम हो जाएगा, जिससे कि जल आपूर्ति की समस्या और अनौपचारिक सीवेज की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे 2 जुलाई के और 3 जुलाई के। ठीक है, दोनों को हम लोगों ने एक साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर